हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि थे क्या नाम है, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोग कौन कौन वंश पढ़ लिए हैं, गुलाम वंश और खिलजी वंश। उसके बाद तुगलक वंश में हम लोग पढ़े थे गियासुद्दीन तुगलक तक। उसके बाद आज हम लोग देखेंगे गियासुद्दीन तुगलक के बाद उनके पुत्र जो होते हैं मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक का शासन और प्रशासन, उनका परिचय देखेंगे कि उनका शासन कैसा रहा। तो सबसे पहले इनका संक्षिप्त यहाँ परिचय देखेंगे कि मोहम्मद बिन तुगलक, इनका मूल नाम था जूना खां। जूना खां के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, मैंने आप पीछे वाले वीडियो में देखे थे कि किस तरह लकड़ी का महल बनवाया गया था गियासुद्दीन के लिए। तो ये सब है। तो मूल नाम इनका क्या था, जूना खां। इनको उपाधि मतलब उल्लू खां की उपाधि, मतलब अपने आप को उल्लू खां के उपाधि से नवाजित किए थे। उसके बाद होता है कि इनके दरबार में इब्न बतूता यानी मोरक्को का यात्री था इब्न बतूता। वो 1333 ईस्वी में भारत आया, जिसे मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी यानी नियुक्त कर दिया। दिल्ली का काजी नियुक्त किया था कौन, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक का और भी नाम है, जैसे उपनाम में इसको बोला जाता है पागल, कहीं इतिहास में इसको पागल बोला जाता है, कहीं रक्त पिपासु बोला जाता है और स्वपनशील बोला जाता है। इसके पीछे कारण है, इनका पागल, रक्त पिपासु और स्वपनशील क्यों बोला जाता है, क्योंकि हम लोग देखेंगे कि दिल्ली सल्तनत में जितने भी सुल्तान हुए हैं सबसे ज़्यादा योग्य और पढ़ा लिखा व्यक्ति था मोहम्मद बिन तुगलक। सबसे योग्य था और सबसे पढ़ा लिखा था। अब कारण क्या है कि इसको पागल वगल सब बोला जाता है। तो पागल बोलने के पीछे कारण है कि इसकी जितनी भी योजनाएं थी अपने शासन के दौरान, जितनी भी योजनाएं मतलब इसने चालू किया, लागू की, सारे के सारे असफल हो गए। उसके बाद काफ़ी उदार भी था और काफ़ी क्रूर भी था। अगर किसी व्यक्ति पर अगर क्रूर और अत्याचारी जब करता था तो इस समय उसको क्या बोला जाता था, रक्त पिपासु। इसके सन की मतलब फैसले कुछ ऐसे होते थे अचानक, जिसके कारण इसको पागल भी इतिहास में बोला जाता है। इसके शासन में इब्न बतूता आया था 1300 दिल्ली का, इसने इसको काजी नियुक्त कर दिया था। उसके बाद 1342 में इब्न बतूता को राजदूत बनाकर चीन भेजा था। इसका दरबारी देखेंगे कि दरबारी कौन था, इब्न बतूता था। इसका शासन 23 प्रांतों में विभाजित था। किसका, मोहम्मद बिन तुगलक का जो शासन था वह 23 प्रांतों में विभाजित था। कश्मीर और बलूचिस्तान को छोड़कर पूरा भारत जो था अब तुगलक वंश के अधीन आ गया था। यानी तुगलक वंश मतलब दिल्ली सल्तनत के अधीन। यानी यहाँ से देखेंगे तो ये पाकिस्तान वाला एरिया जो है, ये पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान में बलूचिस्तान को छोड़कर और कश्मीर को छोड़कर ये जितना एरिया था उस सारा का सारा किस में आ गया था, यानी दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत। तो पूरा भारत जो था वह किसके शासन में, यानी दिल्ली सल्तनत के अधीन आ चुका है। उसके बाद इसकी प्रशासनिक व्यवस्था देखेंगे। तो 1 नंबर पर लिखे हैं कि योग्यता के आधार पर पद, मतलब कि मोहम्मद बिन तुगलक योग्य, मतलब दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था जो योग्यता के अनुसार पद देता था। जो जैसा योग्य होता था उसके अनुसार पद देता था। इसके शासन में हिंदू मुस्लिम का भेदभाव नहीं था। जो जिस लायक होता था, किसी भी धर्म का था, उसको उस पद से नवाज दिया जाता था। उसके बाद क्या होता था कि दोआब में वृद्धि कर। अब यहाँ से देखेंगे इसकी जितनी भी योजनाएं हैं, सारी योजनाएं किस तरह से असफल हो जाती है, जिसे मतलब कहा जाता है कि इसका शासन जो है बहुत उथल पथल भरा रहा, हमेशा मतलब हलचल भरा। कोई भी योजना लेकर आता था वह क्या हो जाता था, असफल। हालांकि दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा योग्य और पढ़ा लिखा व्यक्ति मोहम्मद बिन तुगलक था। कहीं हम लोग ऑब्जेक्टिव में पढ़ोगे तो वहाँ देखता है कि सुलेखन कला में सबसे अच्छा, सुलेखन मैंने खूब अच्छा लिखता भी था, वो मोहम्मद बिन तुगलक ही था। तो क्या करता है कि दोआब क्षेत्र में वृद्धि कर देता है। मतलब दोआब क्षेत्र किसको बोला जाता है, दो नदियों के बीच के भूमि को क्या बोला जाता है, दोआब। तो दोआब वाला जो क्षेत्र होता था उसमें क्या किया, सबसे पहले इसने कर वृद्धि कर दी, 50% कर दिया। कर वृद्धि बढ़ाकर कितना कर दिया, 50%। अब जैसे ही कर वृद्धि किया, बस क्या हुआ कि उस समय वहाँ अकाल पड़ गया। पहला योजना इसका क्या हो गया, असफल। चूँकि जैसे ही इसके कर वृद्धि करते हैं, चूँकि वहाँ अनाज का उत्पादन अधिक होता है, उस समय वहाँ पर क्या हो गया,
अकाल पड़ गया। अब कृषि के विकास के लिए इसने एक मंत्री बनाया था, अमीर-ए-कोही। अमीर-ए-कोही नाम का एक मंत्री भी बनाया था। तो फर्स्ट हम दो लोग देखेंगे इसकी कर वृद्धि जो थी कितना 50% वो क्या हो गया, असफल हो गया। उसके बाद राजधानी दिल्ली से देवगिरी परिवर्तन किया। इसकी राजधानी कहाँ थी, दिल्ली। अब दिल्ली से कहाँ लेकर आ गया, देवगिरी। अब दिल्ली से देवगिरी लाने के पीछे भी इतिहासकारों में मतभेद है, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है। तो इसके पीछे दो जो इतिहासकार है, इब्न बतूता और बर्नी, तो दोनों का जब हम लोग पढ़ते हैं तो इब्न बतूता बोलते हैं कि दिल्ली से देवगिरी राजधानी लाने में प्रशासनिक व्यवस्था के कारण लेकर आया था। चूँकि भारत दिल्ली से मतलब देवगिरी यहाँ मिडिल में पड़ता था, बीच में, तो दिल्ली से अगर देवगिरी राजधानी लेकर आ जाता है कौन, मोहम्मद बिन तुगलक, तो वहाँ से शासन चलाना आसान रहेगा। यानी प्रशासनिक सुविधा के लिए उसने राजधानी अपनी कहाँ, दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की थी। जबकि जियाउद्दीन बर्नी बोलता है कि नहीं, दिल्ली के जनता को दंडित करने के लिए उसने राजधानी जो है दिल्ली से कहाँ ला दी, देवगिरी। देवगिरी का नाम उसने दौलताबाद रखा, देवगिरी का नाम भी चेंज कर दिया, उसका नाम क्या रख दिया, दौलताबाद। तो दौलताबाद लेकर आया था जितने भी, अब एथी का पढ़ेंगे इतिहास क्या नाम बर्नी का, तो बोलता है कि दिल्ली के वृद्ध व्यक्ति जितने महिलाएं बच्चे थे सबको घसीट कर लेकर आया गया था कहाँ, देवगिरी। ऐसा बोला जाता है कि वहाँ अब कागो और मैंने पक्षियों का राज हो गया था दिल्ली में वहाँ से सारे लोग को घसीट कर कहाँ लेकर चला गया था, देवगिरी में। वहाँ पर सभी लोगों को दंडित किया था। चूँकि दिल्ली की जनता उसके साथ मतलब भेदभाव करती थी, अच्छा व्यवहार नहीं करती थी, इसलिए उस सबको घसीट कर लाया गया था कहाँ, देवगिरी। तो मतलब दोनों में मतभेद है। लेकिन फिर क्या होता है कि राजधानी जो दिल्ली से देवगिरी लेकर आया, यह योजना भी इसकी असफल हो गई। क्योंकि फिर वापस इसको यहाँ से जाना पड़ा। फिर कुछ दिन के बाद वापस यहाँ से कहाँ पहुँच गया, दिल्ली। यानी बहुत इसमें मतलब इसका आलोचना भी हुआ है कि इसने जब राजधानी परिवर्तित की थी तो फिर वापस जब यहाँ कुछ खास फ़ायदा नहीं हुआ तो यहाँ से फिर राजधानी कहाँ लेकर चला गया, दिल्ली। मतलब कि दोआब में वृद्धि और राजधानी परिवर्तन दोनों क्या हो गए, असफल हो गए। योजना इसकी बहुत अच्छी थी, माने जितना भी योजना लेकर आता था बहुत अच्छा मतलब दिमाग लगाता था, लेकिन योजना लाने में कोई प्लानिंग नहीं होने के कारण सारी योजनाएं क्या हो जाती थी, असफल हो जाती थी। उसके बाद देखेंगे सांकेतिक मुद्रा का चलन। सांकेतिक मुद्रा हम लोग पढ़े हैं कि सांकेतिक मुद्रा का चलन कौन किया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक। सांकेतिक मुद्रा क्या होता था, तो क्या किया था अपने समय में इसने चांदी के टाका और तांबा के जीतल जो होता था, यानी चांदी के टाका जो रुपया था उसकी वैल्यू तांबे के बराबर कर दिया था। क्या समझ में आया? जैसे चांदी के रुपया जो है, चांदी का रुपया हो गया जैसे एक ज़्यादा महंगा होता है, तो उस समय चांदी के मतलब एथी से मात्रा से पूरा एथी जूझ रहा था, चांदी की संख्या कम हो गई थी। तो क्या किया था कि अपने राज्य में घोषित कर दिया था, मतलब घोषणा कर दिया था कि जो भी तांबा का जो पैसा होगा वो चांदी के सिक्के के क्या होगा, बराबर होगा। यानी तांबे के सिक्के को ही चांदी माना जाए। जितना वैल्यू चांदी के सिक्के की थी उतना ही किसकी होगी, तांबे की होगी। बस क्या किया कि सभी लोग अपने अपने घर में तांबा के बनाने लगे सिक्का, माने और भी तांबा और भी चीज़ का संकेतिक कर दिया था। तो जितना भी था उस सब को क्या कर थी, बना के ढेरे सिक्का, और सब चांदी के भाव में लोग क्या करने लगे, सामान खरीदने लगे। अब इससे क्या हुआ कि राज्य में अव्यवस्था फैल गई, पूरा मतलब सारा सामान शॉर्टेज होने लगा। हमारे पास अगर मान लेते हैं कि एल्युमिनियम के तांबा के सिक्का है, उस घर से और बना के कहीं से तांबा खरीद के और उसको किस भाव में चला देते थे, चांदी के भाव में। तो इसकी सांकेतिक मुद्रा का चलन भी क्या हो गया, असफल हो गया। लाया क्यों था, चूँकि इससे पहले चीन के शासक हुआ करते थे कुबलई खान। तो अपने शासन में कुबलई खान सांकेतिक मुद्रा चलन करने में सफल हो गए थे, तो वो सफल हुए थे कुबलई खान। तो वही इसको लेकर आया था कौन, मोहम्मद बिन तुगलक। तो अब देखेंगे कि दोआब वाला क्षेत्र, राजधानी और सांकेतिक मुद्रा, ये तीनों क्या हो गया, असफल हो गया है। अब देखेंगे कि मंगोल आक्रमण। इसके समय में मंगोल आक्रमण हुआ था। अलाउद्दीन तमारसरीन नाम था उसका, तमारसरीन। इसके काल में भी मंगोल आक्रमण हुआ था। खुरासान और कराचिल का अभियान।
अब यहाँ पर भी अभियान क्या होता है, असफल होता है। खुरासान के लिए इसने कितना 3,70,000 की सेना बना ली थी, 3,70,000 खुरासान को जीतने के लिए। लेकिन बाद में कुछ संधि के तहत क्या हुआ कि युद्ध जो हुआ, मेल मिलाप के चलते क्या हुआ कि युद्ध कैंसिल करना पड़ा। तो 3,70,000 जो सेना थी, अब उसका भार किस पर आ गया, मोहम्मद बिन तुगलक पर, यानी भार वहन कर पाना बहुत मुश्किल हो गया। इसका मतलब कराची जो था, कराची अभियान के लिए अपनी सेना भेजा था, तो बिना किसी प्लानिंग सोचे समझे इसको भेज दिया था। कराची कहाँ पड़ता है, तो कुमायूं है उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड के जंगल में सेना को भेज दिया। अब सेना वहाँ जाकर भटक गई और वहाँ से क्या हुआ कि जितने लोग इसके मतलब सेना थे सारे लोग मारे गए थे या कहीं भटक गए थे। मात्र वहाँ से 6 लोग जिंदा बच कर आए थे। कुमायूं के जंगल में सारे लोग क्या हुए थे, भटक गए थे। तो यहाँ से इसकी दोनों युद्ध करने की योजनाएं भी क्या हो गई, मतलब प्लानिंग भी क्या हुआ, अंश मतलब कि ख़त्म हो गया। अब हो गया कहा कि निजामुद्दीन औलिया के कब्र पर मकबरा इसने बनवाया था, निजामुद्दीन औलिया के कब्र पर मकबरा। उसके बाद थी सतपलाह बांध और बिजली महल का निर्माण भी इसने दौलताबाद में कराया था। उसके बाद देखेंगे कि इसके शासन में अब इतना ज़्यादा अव्यवस्था फैल गई थी कि पूरे राज्य को कंट्रोल कर पाना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। इसी का फ़ायदा उठाकर बहमनी राज यानी बहमनी नगर और विजयनगर स्वतंत्र हो गए। इससे पहले किस में थे, दिल्ली सल्तनत में, लेकिन बहमनी यानी हम लोग जानते हैं बहमनी में हसन गंगू और इसमें विजयनगर में हरिहर और बुका नाम के 2 भाइयों ने क्या किया, अपना साम्राज्य क्या कर लिया, इससे अलग कर लिया, यानी स्वतंत्र होकर अपना शासन चलाने लगे, क्योंकि इसके कंट्रोल से क्या हो गया था, बाहर हो गया था। उसके बाद देखेंगे कि थाटा यानी सिंध में मृत्यु हुई थी इसकी 20 मार्च 1351 में। मतलब सिंध यानी थाटा में जब जा रहा था विद्रोह दबाने के लिए, वहाँ भी जनता क्या कर रही थी, विद्रोह करे, तो विद्रोह दबाने के लिए वहाँ गया था। उसी विद्रोह में इसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई, चूँकि गंभीर रूप से चोट लग गया था जिसके कारण बीमार पड़ गया। उसके बाद 20 मार्च 1351 को इसकी मृत्यु हो गई। ठीक, अब यहाँ पर देखेंगे कि बर्नी के बारे में। तो बर्नी लिखता है जब इनकी मृत्यु हो जाती है मोहम्मद बिन तुगलक के, तब बर्नी लिखता है कि अंततः सुल्तान को प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। ना समझे आप, चूँकि लिखा था कि यह प्रजा के लिए यह काफ़ी ज़्यादा योजनाएं लेकर आता था, लेकिन सारी योजनाएं क्या हो जाती थी, असफल हो जाती थी। मतलब दिक्कत इसको भी था और प्रजा को भी थी, राजा को भी और प्रजा को भी। या इसके मृत्यु के बाद सुल्तान को प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से सब किसी को क्या मिल गया, मुक्ति यानी आज़ादी मिल गया। क्योंकि सनकी तो था पहले से, अगर कोई आकर बोल देता था कि मतलब ये काम हुआ है, इतना तो कोई रूल नियम नहीं, वही मतलब धाए तो उसको क्या किया जाता था, सजाए, वही जी लगे फैसला ऑन द स्पॉट कटवा देता था, मरवा देता था। अगर कोई आकर कहता था कि मुझे बहुत दुख है, रोने लगता था, तो दयालु भी था। तो इसी हरकत के कारण इसको पागल, रक्त पिपासु और स्वप्नशील कहा जाता है। उसके बाद एक बार और देख लेंगे, मतलब कि जो एग्ज़ाम व्यू से, तो एग्ज़ाम में तो सबसे ज़्यादा पूछता है कि इब्न बतूता कहाँ का शासक था, किसके दरबार में आया था। तो इब्न बतूता मोरक्को से 1333 में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। ठीक, उसके बाद इसमें और पीटी के दृष्टि से देखेंगे तो इसमें पूछता है कि दोआब में वृद्धि कौन किया था, तो यही किया था। उसके बाद राजधानी दिल्ली से देवगिरी कौन स्थानांतरित किया था, सांकेतिक मुद्रा का चलन कौन कराया था। उसके बाद इसमें विजयनगर और बहमनी राज के बारे में पूछ देता है, तो विजयनगर और बहमनी के बारे में देखेंगे कि हाँ इसके समय में, किसके समय में, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में विजयनगर और बहमनी राज जो था वह स्वतंत्र हो गया था। थैंक यू।